जब हम एक स्टूडेंट यूनियन के बारे में सोचते हैं तो क्या ख्याल आता है? आमतौर पर हम कैंपस इलेक्शंस, कैंटीन के दाम या शायद ट्यूशन फीस के खिलाफ एक छोटे मोटे विरोध के बारे में सोचते हैं। लेकिन क्या हो अगर एक छात्र संघ इससे कहीं कहीं ज्यादा बड़ा हो? और यही सवाल इस पूरी कहानी की जान है, क्योंकि ये कहानी एक ऐसे ही छात्र संघ की है जिसने सिर्फ एक कॉलेज को नहीं बल्कि पूरे उत्तर पूर्व भारत को रोक दिया और इतिहास ही बदल कर रख दिया। सोचिए जरा, एक ऐसा स्टूडेंट यूनियन जो सरकार को सीधी चुनौती दे और संविधान को एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि तीन बार बदलने पर मजबूर कर दे। और ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, ये है एबीएसयू और बोडोलैंड की असली कहानी। तो चलिए इस असाधारण सफर को करीब से समझते हैं। ये है ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन यानी एबीएसयू की, जिसने छात्र राजनीति की परिभाषा ही बदल दी। और ये उनका वो नारा था जिसने उनके पूरे संघर्ष को एक लाइन में समेट दिया था। ये एक ऐसे आंदोलन की शुरुआत थी जिसने न सिर्फ बहुत कुछ दांव पर लगाया, बल्कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया का इतिहास हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो ये सब कुछ शुरू कैसे हुआ? बात है 1960s के दशक की। उस समय असम का सबसे बड़ा मैदानी आदिवासी समूह बोडो समुदाय अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा था। उनकी जमीनें उनसे छिन रही थीं और उनकी संस्कृति पर एक गहरा खतरा मंडरा रहा था। जरा सोचिए कि आपकी जमीन आपसे छीनी जा रही है, आपकी भाषा को दबाया जा रहा है और आपकी संस्कृति मिटने की कगार पर है। यही वो जमीन थी जिस पर एबीएसयू के आंदोलन का बीज बोया गया। देखिए, हालात बहुत तेजी से बिगड़ रहे थे। बोडो साहित्य सभा बनी जरूर थी, पर वो सिर्फ साहित्य तक ही सीमित थी। फिर 1960 में जो भाषा अधिनियम आया, उसने तो आग में घी का काम किया। छात्रों को यह महसूस होने लगा कि अब उन्हें एक ऐसे राजनीतिक मंच की जरूरत है जो उनके हक के लिए लड़ सके। और इसी जरूरत से 15 फरवरी 1967 को कोकराझार में जन्म हुआ एबीएसयू का। इसके पीछे बनेश्वर बासुमातारी और कनकेश्वर नाराजारी जैसे दूर की सोचने वाले नेता थे, जिन्होंने एक बिखरे हुए समुदाय को एक मजबूत आवाज दी। चलिए अब बात करते हैं आंदोलन के पहले बड़े टकराव की, रोमन लिपि आंदोलन। ये वो मोड़ था जब इस छात्र संघ का पहली बार हिंसा से सामना हुआ और यहीं से इस आंदोलन की दिशा हमेशा के लिए बदल गई। देखिए, यह संघर्ष सिर्फ लिपि का नहीं था, यह उससे कहीं ज्यादा गहरा था। बोडो भाषा के लिए रोमन लिपि सिर्फ वैज्ञानिक तौर पर बेहतर नहीं थी, बल्कि वो उनकी अलग पहचान का प्रतीक भी थी। दूसरी तरफ असम सरकार जो असमिया लिपि थोप रही थी, उसे एक कल्चरल अटैक की तरह देखा गया। तो ये लड़ाई सिर्फ लिपि की नहीं, बल्कि पहचान की थी। 1977 के आंदोलन को एक बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। पुलिस की गोलीबारी में 15 वॉलंटियर्स मारे गए, जो इस आंदोलन के पहले शहीद बने। उनके बलिदान ने आंदोलन की आग को और भी ज्यादा भड़का दिया। भले ही उन्हें लिपि पर समझौता करना पड़ा और देवनागरी को अपनाना पड़ा, लेकिन यह आंदोलन एक तरह से रणनीतिक जीत ही साबित हुआ। इसने बोडो युवाओं के मन में सरकार के खिलाफ एक गुस्सा भर दिया और उनके इरादों को और भी पक्का कर दिया। अब कहानी में एंट्री होती है एक ऐसे नेता की जो इस आंदोलन को एक बिल्कुल नई दिशा देने वाले थे, उपेंद्रनाथ ब्रह्मा, जिन्हें लोग प्यार से बोडोफा यानी बोडो के पिता भी कहते थे। उन्होंने इस आंदोलन को सिर्फ सांस्कृतिक अधिकारों से कहीं आगे ले जाकर एक अलग राज्य की मांग तक पहुंचा दिया। साल 1987 में ब्रह्मा ने 92 मांगों का एक चार्टर पेश किया, लेकिन इसमें 3 मांगें ऐसी थीं जो बोडोलैंड आंदोलन की नींव बनी। ब्रह्मपुत्र के उत्तरी किनारे पर एक अलग बोडोलैंड राज्य, दक्षिणी किनारे पर स्वायत्त परिषदें और कार्बी आंगलोंग के बोडो के लिए एसटी का दर्जा। आंदोलन इतना तेज हो गया था कि रेल रोको जैसे तरीकों से एबीएसयू ने चिकन नेक को ही जाम कर दिया, वो पतला सा रास्ता जो पूरे नॉर्थ ईस्ट को बाकी भारत से जोड़ता है। इस एक कदम ने केंद्र सरकार को उनकी मांगों पर ध्यान देने के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन 1990 में आंदोलन को एक बहुत बड़ा झटका लगा। सिर्फ 34 साल की उम्र में बोडो फाका का कैंसर से निधन हो गया। आंदोलन में अपना सबसे बड़ा नेता खो दिया, लेकिन उनकी विरासत और उनका शुरू किया हुआ संघर्ष जिंदा रहा। बोडोफा के जाने के बाद बातचीत का एक लंबा और उतार चढ़ाव से भरा दौर शुरू हुआ, जिसमें 3 ऐतिहासिक समझौते हुए। शांति की एरा बिल्कुल आसान नहीं थी, लेकिन इसने आंदोलन को एक नई दिशा जरूर दी।
तो सवाल ये उठता है कि 3 दशकों के लंबे संघर्ष, बलिदान और बातचीत के बाद बोडो समुदाय के हाथ क्या लगा। आइए इन तीनों समझौतों पर एक नजर डालते हैं। ये टेबल हमें समझौतों के पूरे विकास को दिखाती है। 1993 का पहला समझौता एक बिना दांतों के बाघ की तरह था, जो पूरी तरह फेल रहा। फिर 2003 का दूसरा समझौता एक बहुत बड़ा कदम था, जिसने संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत एक स्वायत्त क्षेत्र बनाया। और आखिर में 2020 का तीसरा समझौता, जो एक व्यापक समाधान लेकर आया, जिसमें सभी उग्रवादी गुट भी शामिल थे। और यहीं पर एबीएसयू की रणनीति में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। प्रमोद बोरो के नेतृत्व में उन्होंने समझा कि असली राष्ट्र निर्माण बंदूकों से नहीं बल्कि किताबों से होता है। और उन्होंने मिशन क्वालिटी एजुकेशन की शुरुआत की, जो सिर्फ एक नारा नहीं था। एबीएसयू के वॉलंटियर्स ने साइकिलों पर हजारों किलोमीटर की यात्रा की, टैलेंट सर्च एग्जाम आयोजित किए और नशाखोरी और अंधविश्वास के खिलाफ समाज में जागरूकता फैलाई। वो सिर्फ जमीन के लिए नहीं लड़ रहे थे, बल्कि एक पढ़े लिखे और मजबूत राष्ट्र का निर्माण कर रहे थे। लेकिन ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। आज इतनी मुश्किल से मिली शांति पर नई चुनौतियों का साया मंडरा रहा है। आज का सबसे बड़ा मुद्दा है असम सरकार का 6 और बड़े समुदायों को अनुसूचित जनजाति यानी एसटी का दर्जा देने का प्रस्ताव। और एबीएसयू का मानना है कि ये उनके अस्तित्व के लिए एक सीधा खतरा है। ये 6 समुदाय असम की आबादी का लगभग 27% हैं। एबीएसयू को डर है कि अगर उन्हें एसटी का दर्जा मिल गया तो वो आरक्षण और राजनीतिक सीटों पर हावी हो जाएंगे, जिससे बोडो समुदाय अपने ही घर में हाशिए पर चला जाएगा। और यही वजह है कि नवंबर 2025 में एबीएसयू और उसके सहयोगी एक बार फिर दिल्ली की सड़कों पर हैं। वो 2020 के समझौते के अधूरे वादों को पूरा करने की मांग कर रहे हैं, जिसमें ज्यादा शक्तियां, एसटी दर्जे का विस्तार और मुकदमों की वापसी शामिल है। आखिर में एबीएसयू को सिर्फ एक स्टूडेंट यूनियन के तौर पर देखना गलत होगा। ये एक पैरास्टेटल इकाई है, यानी एक ऐसी संस्था जो एक राज्य के भीतर ही एक राज्य की तरह काम करती है, जो अपने समुदाय की पहचान बनाती है, उसकी लड़ाई लड़ती है और उसके भविष्य का निर्माण भी करती है। ये कहानी हमें दिखाती है कि जब छात्र एकजुट होते हैं तो वो इतिहास पढ़ते नहीं बल्कि इतिहास लिखते हैं।